दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के तहत देश भर में 75 समुद्र तटों को 75 दिनों में साफ करने के लिए तटीय सफाई अभियान शुरू किया है। क्या है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान? यह दुनिया में अपनी तरह का पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला तटीय सफाई अभियान है, जिसमें सबसे अधिक संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। अभियान का समापन अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस यानी 17 सितंबर 2022 को होगा। इस दिवस का उद्देश्य महासागरों, समुद्र तटों पर कूड़े के संचय तथा इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस अभियान के माध्यम से लोगों के बीच बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन का उद्देश्य इस बारे में जागरूकता बढ़ाना है और कैसे प्लास्टिक का उपयोग समुद्री जीवन को नष्ट कर रहा है। इस अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने और समुद्र तट की सफाई गतिविधि में स्वैच्छिक भागीदारी हेतु आम लोगों को पंजीकरण करने हेतु एक मोबाइल ऐप इको मैत्रिम लॉन्च किया गया है। क्या है अभियान का उद्देश्य? भारत के पूरे समुद्र तट पर स्वच्छता अभियान चलाना, समुद्री कूड़े में कमी लाना, प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना, स्रोत पर कचरे के पृथक्करण और अपशिष्ट प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। स्वच्छ महासागर का क्या है महत्व? महासागर पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, विशेषकर दुनिया के सबसे गरीब देशों के लोगों के लिए। बड़ी संख्या में लोग प्रोटीन के लिए मछली जैसे प्राथमिक खाद्य स्रोतों पर निर्भर है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 540 मिलियन लोगों यानी दुनिया की आबादी का 8% की आजीविका का समर्थन करती है। अत्यधिक मछली पकड़ने, जैव विविधता की हानि और प्रजातियों की संभावित विलुप्ति ने इस समिति संसाधनों पर दबाव डाला है। इसकी वजह से अकाल, गरीबी बढ़ने और युद्ध एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। महासागर का स्थायी प्रबंधन वैश्विक समृद्धि और शांति का एकमात्र उपाय है। क्या है संबंधित पहले? सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, विस्तारित उत्पादन उत्तरदायित्व यानी EPR नीति, पर्यावरण अधिनियम 1986, विश्व महासागर दिवस, गिलोलेटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। इन न्यूज़ चुनावी बॉन्ड। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने डेटा रिपोर्टिंग साझा की, जिसमें बताया गया है कि चुनावी बॉन्ड यानी EB के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान की गई राशि 10,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। जुलाई 2022 में आयोजित चुनावी बॉन्ड की 21वीं बिक्री में पार्टियों को चुनावी बॉन्ड खरीद से 5 करोड़ रुपए मिले। पार्टियों द्वारा एकत्रित की गई कुल राशि वर्ष 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू होने के बाद से 10,246 करोड़ रुपए हो गई है। क्या होते हैं चुनावी बॉन्ड? भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्ड्स को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत बैंक है। चुनावी बॉन्ड दाताओं द्वारा गुप्त रूप से खरीदे जाते हैं और ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों तक वैध रहते हैं। ऋण साधनों के रूप में इन्हें दानदाताओं द्वारा बैंक से खरीदा जा सकता है और राजनीतिक दल उन्हें भुना सकते हैं। इन्हें केवल एक पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा बैंक के अपने खाते में जमा करके भुनाया जा सकता है। चुनावी बॉन्ड SBI द्वारा बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किए जाते हैं। बॉन्ड किसी भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि हेतु खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। क्या है पात्रता?
केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट प्राप्त किया है, वे चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र है। चुनावी बॉन्ड भारत के लिए चुनौती का विषय क्यों है? चुनावी बॉन्ड योजना की मुख्य आलोचना यहाँ की जाती है कि यह अपने मूल विचार यानी चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के ठीक विपरीत काम करता है। उदाहरण के लिए आलोचकों का तर्क है कि चुनावी बॉन्ड की गुमनामी केवल जनता और विपक्षी दलों तक सीमित होती है। इस तरह के बॉन्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों यानी SBI के माध्यम से बेचे जाते हैं। ऐसे में कई आलोचकों का मानना है कि सरकार इसके माध्यम से यह जान सकती है कि कौन लोग विपक्षी दलों को वित्तीय पोषण प्रदान कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह प्रक्रिया केवल तत्कालीन सरकार को ही धन उगाही की अनुमति देती है और इस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी को अनुचित लाभ प्रदान करती है। वित्तीय अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए प्राप्त राशि का खुलासा करने की छूट दी है। इसका मतलब है कि मतदाता यह नहीं जान पाएंगे कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को और किस हद तक वित्त पोषित किया है। क्या है क्रॉनी कैपिटलिज्म? चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक चंदे पर पहले से मौजूद सभी सीमाओं को हटा देती है और प्रभावी रूप से अच्छे संसाधन वाले नियमों को चुनाव के लिए धन देने की अनुमति देती है, जिससे क्रोनी कैपिटलिज्म का मार्ग प्रशस्त होता है। क्रोनी कैपिटलिज्म एक आर्थिक प्रणाली है जो उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों की विशेषता है। क्या है भविष्य? भ्रष्टाचार के दुष्चक्र को तोड़ने और लोकतांत्रिक राजनीति की गुणवत्ता की कमी के लिए साहसिक सुधारों के साथ साथ राजनीतिक वित्त पोषण के प्रभावी विनियमन की आवश्यकता है। संपूर्ण शासन तंत्र को अधिक जवाबदेही और पारदर्शी बनाने हेतु मौजूदा कानूनों में खामियों को दूर करना आवश्यक है। मतदाता जागरूकता अभियान प्राप्त बदलाव लाने में भी मदद कर सकते हैं। यदि मतदाता उन उम्मीदवारों और पार्टियों को अस्वीकार करते हैं जो उन पर अधिक खर्च करते हैं या उन्हें रिश्वत देते हैं, तो इससे लोकतंत्र एक कदम और आगे बढ़ेगा। हेट स्पीच तथा इश्निंदा। हाल ही में भारत में हेट स्पीच इश्निंदा से संबंधित मामलों में वृद्धि हुई है। क्या है हेट स्पीच? भारत के विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट में हेट स्पीच को मुख्य रूप से नस्ल, जातीयता, लिंग, यौन, धार्मिक विश्वास आदि के खिलाफ घृणा को उकसाने के रूप में देखा गया है। इस प्रकार हेट स्पीच कोई भी लिखित या मौखिक शब्द, संकेत किसी व्यक्ति की सुनने या देखने से भय या डराना या हिंसा के लिए उकसाने का प्रतिनिधित्व है। हेट स्पीच तथा इश्निंदा से संबंधित डेटा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार समाज में हेट स्पीच को बढ़ावा देने और असहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले दर्ज मामलों में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में केवल 223 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं वर्ष 2020 में यह बढ़कर 1804 हो गए। इश्निंदा से संबंधित विनियम। भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 295A किसी भी भाषण, लेखन या संकेत को दंडित करती है जो पूर्व नियोजन और दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से नागरिकों के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करते हैं। इसके 2 या फिर अधिकतम 3 साल की सजा व आर्थिक दंड का प्रावधान है। क्या है सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या? रामजी लाल मोदी मामला 1957। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की बेंच ने धारा 295A की वैधता की पुष्टि की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 19(2) सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त निर्बंधन की अनुमति देता है। धारा 295A के तहत सजा इश्निंदा के गंभीर रूप से संबंधित है जो किसी भी वर्ग की धार्मिक संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने के दुर्भाग्यपूर्ण उद्देश्य से की जाती है। अधीक्षक केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ बनाम राम मनोहर लोहिया मामला 1960। इसमें कहा गया है कि दिए गए भाषण और इसके परिणाम स्वरूप होने वाली किसी भी सार्वजनिक अव्यवस्था के बीच की कड़ी का
आईपीसी की धारा 295A के बीच घनिष्ठ संबंध है। इसके अलावा वर्ष 2011 में यह निष्कर्ष निकाला गया कि केवल भाषण जो असनन गैर कानूनी कार्रवाई के लिए उकसाने के बराबर है को दंडित किया जा सकता है। यानी अभिव्यक्ति को दबाने के औचित्य के रूप में सार्वजनिक अशांति का उपयोग करने से पहले राज्य को एक उपकरण मिलना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भारतीय समाज के किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से दुर्भावनापूर्ण जानबूझकर कोई काम करता है या ऐसा कोई बयान देता है तो उसे दोषी माना जाएगा। धारा 295A में अभद्र भाषा के कानून शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मौकों पर कहा है कि शायद धारा 295A कानून का लक्ष्य हेट स्पीच के पूर्वाग्रह को रोकना और समानता सुनिश्चित करना है। कानूनों में स्पष्टता की कमी। हेट स्पीच कानून धर्म की आलोचना करने या उसका उपहास करने और अपने विश्वास के कारण व्यक्तियों या समुदाय के प्रति पूर्वग्रह या आक्रामकता को प्रोत्साहित करने के बीच महत्वपूर्ण अंतर पर आधारित है। दुर्भाग्य से इस स्पष्टीकरण और व्यवस्थित शब्दों के बीच एक बड़ी असमानता है, जिसके कारण प्रशासन के सभी स्तरों पर कानून का अभी भी शोषण किया जा रहा है। क्या है भविष्य? अश्लीलता जो आमतौर पर धर्म की आलोचना को प्रतिबंधित करती है, लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों से असंगत है। एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में भाषण या आपत्तियों की कोई जांच नहीं होनी चाहिए। आस्था और हेट स्पीच के संरक्षण के बीच की सूक्ष्म रेखा का पालन करते हुए अश्लीलता को कानून के दायरे में रखना और इसे गैर आपराधिक बनाना ही एकमात्र व्यवहार्य समाधान है। कोविड, मॉन्कीपॉक्स और अब लंपी से सावधान। जहां एक और दुनिया में कोरोना के बाद मॉन्कीपॉक्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं इसी बीच पशुओं में भी एक नया त्वचा रोग लंपी पाया गया है। इस वायरस ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। आपको बता दें, ये एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है जो बड़ी ही तेजी से पशुओं में फैल रही है। हाल ही में गुजरात में 33 में से 17 जिलों में लंपी वायरस की चपेट में आने से 1240 गायों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ राजस्थान में भी करीब इतनी ही गायें इस रोग से जान गंवा चुकी हैं। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। इसी क्रम में पोरबंदर में एक आइसोलेशन सेंटर खोला गया है, जिसमें करीब 372 पशु रखे गए हैं। 3 प्रजातियां फैला रही संक्रमण रोग लंपी को 3 प्रजातियां फैला रही हैं। पहली और सबसे प्रमुख प्रजाति कोपरिया पॉक्स वायरस, दूसरी गॉट पॉक्स वायरस और तीसरा शॉप पॉक्स वायरस है। इसके अलावा अन्य प्रजातियां भी हैं, लेकिन उनके मामले कम दिखाई दे रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार लंपी पशुओं में होने वाला संक्रमण रोग होता है। ये निथलिंग नामक वायरस से फैलता है। ये यूरिन या स्टूल में जीवांत नहीं रहता, लेकिन कोशिकाओं में 120 दिन तक रह सकता है। लंपी त्वचा रोग मच्छरों, मक्खियों, जूं एवं ततैये से फैलता है, जो इसके वाहक बनते हैं। इसके अलावा ये पशुओं या मवेशियों के सीधे संपर्क में आने और दूषित भोजन और पानी से भी फैलता है। पहली बार कहाँ फैला वायरस? जानकारी के अनुसार लंपी का प्रकोप पहली बार 1929 में जाम्बिया में फैला था। इसके बाद 1943 में बोत्सवाना और 1945 में जिम्बाब्वे में इसके मामले मिले थे। इसके बाद ये यूरोपीय और एशिया तक पहुंचा। क्या है इसके लक्षण? इस वायरस के दौरान पशुओं को बुखार, लिम्फ नोडल्स में सूजन, त्वचा पर 2 से 5 सेंटीमीटर का घाव बन जाता है। संक्रमण के बाद करीब 1 सप्ताह तक बुखार रहता है। इसमें पशु के शरीर का तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचना संभव है। पशुओं को लगाए जा रहे टीके। गुजरात में पशुओं की मौत के बाद प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है। यहाँ मवेशियों को टीका लगाकर रोग को रोकने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि लक्षणों के आधार पर ही इसका इलाज संभव है। अलर्ट पर सभी पशु विशेषज्ञ। गुजरात के कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने बताया कि लंपी को फैलने से रोकने के लिए राज्य में करीब 5 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया गया है। सौराष्ट्र में इसके केस अधिक है।
ऐसे में करीब 1000 से अधिक पशु विशेषज्ञों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी लंपी की रोकथाम पर ध्यान दे रही है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री का कहना है कि इस रोग की जड़ तक जाने के लिए काम शुरू हो चुका है। बीमार पशुओं पर शोध किया जाएगा। इसके साथ ही इस रोग के उपचार के तौर तरीकों पर मंथन होगा ताकि रोग को बड़े पैमाने पर फैलने से रोका जा सके। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री ने मालदीव के राष्ट्रपति से मुलाकात की और कहा कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और मालदीव की इंडिया फर्स्ट नीति विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे की पूरक है। क्या है भारत की नेबरहुड नीति? अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत एक सक्रिय विकास भागीदारी है और इन देशों में कई परियोजनाओं में शामिल है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति स्थिरता और समृद्धि के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद जन उन्मुख क्षेत्रीय ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है। इन देशों के साथ भारत का जुड़ाव एक परामर्शी, गैर पारस्परिक और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण पर आधारित है जो अधिक से अधिक कनेक्टिविटी, बेहतर बुनियादी ढांचे, विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत विकास सहयोग, सुरक्षा और व्यापक जन समूह संपर्क जैसे लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है। नेबरहुड फर्स्ट नीति का उद्देश्य। भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ यानी SAARC के सदस्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते सीमा पार संसाधनों, ऊर्जा, माल, श्रम और सूचना के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं जो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाते हैं। पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार करना भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है क्योंकि विकास के एजेंडे को साकार करने के लिए दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग आवश्यक है। यहाँ पड़ोसी देशों के साथ संबंध स्थापित कर और वार्ताओं के माध्यम से राजनीतिक संपर्क का निर्माण करके क्षेत्रीय कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत ने इस क्षेत्र में विकास के उद्देश्य से SAARC सम्मेलनों में भाग लिया तथा इसके सदस्य देशों की ढांचागत परियोजनाओं में निवेश किया है। उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल यानी BBIN मोटर वाहन समझौता, MVA जल शक्ति प्रबंधन और इंटरग्रेड कनेक्टिविटी में भारत की भागीदारी को देखा जा सकता है। यह नीति आपदा प्रतिक्रिया, संसाधन प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान और संचार पर सहयोग करने तथा सभी दक्षिण एशियाई नागरिकों के लिए आपदा प्रबंधन में क्षमताओं और विशेषज्ञता पर भी ध्यान केंद्रित करती है। भारत विभिन्न रक्षा अभ्यासों के आयोजनों में भाग लेकर सैन्य सहयोग के माध्यम से क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के सक्षम चुनौतियां। चीन का बढ़ता हुआ दबाव भारत की इस नीति में एक चुनौती है। यह सार्थक कदम उठा पाने में विफल रहा तथा बढ़ते चीनी दबाव ने देश को इस क्षेत्र में सहयोगी बनाने से रोक दिया है। समुद्री मोर्चे पर चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। भारत की घरेलू नीतियां मुस्लिम बहुल देश बांग्लादेश में समस्याएं पैदा कर रही है। यह दर्शाती है कि भारत की पड़ोस पहले की नीति बांग्लादेश जैसे मित्र क्षेत्रों में भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत विशेष रूप से क्वाड और अन्य बहुपक्षीय और लघु पार्श्व पहलों के माध्यम से पश्चिम के करीब आता है, लेकिन पश्चिम के साथ श्रीलंका के संबंध अच्छी दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि देश की वर्तमान सरकार को मानव अधिकारों के मुद्दों, स्वतंत्रता पर पश्चिमी राजधानियां या देशों से बढ़ती आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। क्या है भविष्य? भारत की पड़ोस नीति गुजराल सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत के कद और ताकत को उसके पड़ोसियों के साथ उसके संबंधों की गुणवत्ता से अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे क्षेत्रीय विकास संभव हो पाता है। भारत की क्षेत्रीय आर्थिक और विदेश नीति को एकीकृत करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसलिए भारत को छोटे आर्थिक हितों के लिए पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों से समझौता करने का विरोध करना चाहिए।
टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्या होती है लेजर गाइडेड टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल यानी ATGM? ATGMS मुख्य रूप से भारी बख्तरबंद सैन्य वाहनों को मार गिराने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मिसाइल को एक ही सैनिक द्वारा बड़े त्रिपोड माउंटेड वेपन तक ले जाया जा सकता है, जिसमें वाहन और विमान माउंटेड मिसाइल प्रणालियों के परिवहन तथा फायर करने हेतु एक दस्ते या टीम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की निर्देशित मिसाइलें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इजमेयर साधक लेजर या W बैंड रडार साधक पर निर्भर करती है। ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइलें हैं, जहां संचालक फायरिंग के तुरंत बाद पीछे हट सकता है, क्योंकि इसके बाद मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। लेजर गाइडेड ATGMS सभी स्वदेशी लेजर निर्धारित ATGM विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच संरक्षित बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए टेंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वरहेड का उपयोग करता है। ATGM को मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ विकसित किया गया है और वर्तमान में MBT अर्जुन 120mm राइफल बंदूक तकनीकी मूल्यांकन परीक्षण से गुजर रही है। भारत की अन्य टैंक रोधी मिसाइलें हेलिना मिसाइल, इसकी अधिकतम सीमा 7 किलोमीटर है और इसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के हथियार युक्त संस्करण के एकीकरण हेतु डिजाइन एवं विकसित किया गया है। इस मिसाइल प्रणाली का प्रक्षेपण दिन और रात किसी भी समय किया जा सकता है तथा यह पारंपरिक कवच एवं विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच के साथ युद्धक टैंक को भेदने में सक्षम है। नाग मिसाइल, यह तीसरी पीढ़ी के दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर आधारित एक एंटी टैंक मिसाइल है, जिसे दुश्मन के टैंकों पर हमला करने हेतु विकसित किया गया है। MPATG मिसाइल, यह मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसमें पैदल सेना के उपयोग के लिए फायर एंड फॉरगेट और शीर्ष हमले की क्षमता के साथ इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर है। ऐसे एंटी मिसाइल यहाँ एक स्मार्ट सैंडेड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है, जिसे वायुसेना के टैंक रोधी अभियान हेतु Mi-35 हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने के लिए विकसित किया जा रहा है। अर्जुन मैन बैटल टैंक यानी MAC-1A। अर्जुन मैन बैटल टैंक एक लेजर निर्देशित सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित 120mm राइफल और आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज डिस्क रिंग सपोर्ट युद्धोपकरण शामिल है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।